स्थित है। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में क्या है, लोकेटेड है। यह विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के दक्षिण मध्य में हिमालय और हिंद महासागर के बीच में विस्तृत है। इसका मतलब यह है कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है और इसके उत्तर में तो हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। जो बीच का जो देश है हिमालय तथा हिंद महासागर का, वो भारत है। जब भी हम किसी भी देश के क्या स्थिति की बात करते हैं तो हम उसके अक्षांश और देशांतर के बारे में बताते हैं। भारत का जो अक्षांश है, हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर हम देशांतर की बात करें तो भारत का जो देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का अक्षांश व देशांतीय विस्तार 30 डिग्री है। यहाँ 30 डिग्री कैसे आया? अगर हम अक्षांश की बात करें तो हम भारत का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। तो हम इसके बीच का जो गैप देखते हैं कि इन जो गैप है वो कितने डिग्री का है। तो हम यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को अगर हम माइनस करते हैं तो 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर आता है। यानी लगभग जो अंतर है वो 30 डिग्री का है। ऐसे ही हम देशांतर के अंतर की बात करें, 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 60 मिनट को अगर हम घटाते हैं तो ये अंतर 29 डिग्री 18 मिनट का आता है और जो भी लगभग क्या है 30 डिग्री के आसपास है। भारत के इस मैप में 8 डिग्री जो 4 मिनट है वो ये वाला जो पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट का है और इस पॉइंट को हम कन्याकुमारी कहते हैं। भारत का जो उत्तरी जो बिंदु है उसे हम इंद्राकोल कहते हैं और ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का जो पश्चिमी जो बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है और जो पूर्वी बिंदु है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी भारत का जो अक्षांशीय देशांतर जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। अगर हम इस मैप की बात करें तो भारत के क्या है कुछ आइलैंड्स है और उनमें से एक है अंडमान निकोबार। तो ये जो पॉइंट है ये भारत का क्या है, सबसे अगर बात करें सुदूर दक्षिणतम पॉइंट, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 45 मिनट है। अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो मुख्य भूमि में ये वाला जो क्षेत्र है ये मुख्य भूमि में आता है। और अगर संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो संपूर्ण भारत में हमारे जो आइलैंड्स है, यानी इस साइड हमारा इस साइड लक्षद्वीप जो आइलैंड्स है और इस साइड क्या है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये भी भारत में शामिल होते हैं। अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का बताना है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। लेकिन अगर संपूर्ण भारत की बात कर रहे हो तो अक्षांश से जो विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट कहते थे, पार्सन पॉइंट भी से कहा जाता है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह बिंदु स्थित है। यानी इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांश है वो 6 डिग्री 45 मिनट है। कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा भारत को बराबर दो भागों में बांटती है। उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक यानी पूर्व से पश्चिम अगर हम देखें तो भारत की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। इसके साथ साथ जो समुद्र का जो क्षेत्र है, पानी वाला क्षेत्र है, 12 समुद्री मील भी भारत के क्षेत्र में शामिल होता है। यानी यहाँ पर एक समुद्री मील की बात बताई गई है और एक जो स्थल भाग पर जो मील है उसकी बात बताई गई है। स्थल भाग में जो मील है वो कितने इंच के बराबर होती है?
63,360 इंच के बराबर होती है। और अगर हम ज़मीन पर अगर एक मील की बात करते हैं तो एक मील में इतने इंच होते हैं और वो लगभग क्या है 1.6 किलोमीटर लगभग क्या इसकी लंबाई मानी जाती है। इसे हम कहते हैं मानक मील, यानी स्थल भाग का जो मील है वो लगभग क्या है, अगर हम इंच की बात करें तो 63,360 इंच है, यानी लगभग क्या है 1.6 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई मानी जाती है। लेकिन अगर हम समुद्री मील की बात करें, समुद्री मील को हम कहते हैं नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल की बात करते हैं तो ये स्थल भाग पर जो मील होता है, माइल होता है, उससे थोड़ा सा क्या है ज़्यादा होता है। अगर स्थल भाग की बात करें तो स्थल भाग पर 63,360 इंच होता है। जो समुद्र की अगर बात करें तो वो मील कितना हो जाएगा 72,960 इंच का हो जाता है। और अगर किलोमीटर की बात करें तो वो लगभग क्या है 1.8 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई मानी जाती है नॉटिकल मील, समुद्री मील की। यानी जो स्थल भाग पर जो मील है उसके कंपेयर में नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील क्या है वो ज़्यादा लंबा होता है। इस मैप में जैसे दिखाया गया ये वाला जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर का है, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ये कन्याकुमारी है। अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाते हैं यानी उत्तरी बिंदु से हम दक्षिण बिंदु तक जाते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 2933 किलोमीटर हो जाएगी। और जो लाइन है ये बीच में जो मिड में जा रही है ये कर्क रेखा इसे कहते हैं। ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ पर गया है ये अक्षांश है और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर हम बात करें जैसे हमने कहा कि जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, या जो मुख्य भूमि की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का एरिया है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है ये भारत का क्षेत्र। इसके अलावा जो समुद्र वाला क्षेत्र है यानी स्थल भाग से अगर हम 12 नॉटिकल माइल की तरफ चले तो ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाएगा, ये भी भारत का कहलाएगा। 12 समुद्री मील यानी 12 नॉटिकल माइल भी क्या है जो लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है एक मील, तो ये भी क्या भारत के एरिया में शामिल होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है तो उसका क्या भी परिणाम निकलता है। जैसे अक्षांशीय विस्तार जैसे 30 डिग्री है तो या फिर किसी भी क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार का क्या रिजल्ट, क्या परिणाम निकलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर जाती है। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। जो दक्षिण का भाग है वो कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। और जो कर्क रेखा का जो ऊपर का भाग है, उत्तर का जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध यानी उष्ण कटिबंध में इसे मानते हैं, यानी इसे वो उष्ण कटिबंध में स्थित है। जैसे इस मैप में जैसे दिखाया गया है जो ये कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर जाती है। जो ये वाला जो क्षेत्र है जो दक्षिण का जो हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है और जिसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र में क्या है इसे शामिल किया जाता है। ये क्यों यहाँ पर इसे उष्ण कटिबंध में क्यों शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें इक्वेटर की 0 डिग्री की बात करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है 0 डिग्री के पास है और इस क्षेत्र में क्या है सूर्य की किरणें क्या है ज़्यादा पड़ती है और उसी की वजह से यहाँ तापमान में क्या परिवर्तन हमें, जैसे तापमान इस क्षेत्र में क्या है अगर उत्तर के भाग की तुलना में अगर बात करें तो इस भाग में तापमान हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है यह स्थिति देश की भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाली विविधताओं के लिए उत्तरदायी है। यानी किसी भी एरिया के अक्षांश का विस्तार जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर जैसे जो रिलीफ स्ट्रक्चर है यानी भू आकृति यानी धरातल है वो हमें अलग अलग तरीके को देखने को मिलेगा। वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो हमें अलग अलग तरीक़ों को देखने को मिलेगा। मिट्टी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी और उस मिट्टी पर जो वनस्पति है यानी जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भी हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। तो किसी भी देश की भू आकृति, जलवायु, मिट्टी तथा प्राकृतिक वनस्पति ये वहाँ के अक्षांश के विस्तार के कारण वहाँ के उसका परिणाम है।
भूमध्य रेखा पर सारा वर्ष सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, जिसके कारण वहाँ दिन और रात की अवधि समान रहती है। इसी कारण सुदूर दक्षिण सीमा पर भूमध्य रेखा के निकट जो एरिया है वहाँ पर दिन और रात की अवधि लगभग खास ज़्यादा अंतर नहीं मिलने को मिलता है। यहाँ 45 मिनट का ही अंतर मिलता है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं, वहाँ दिन और रात में परिवर्तन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ परिवर्तन 5 घंटे का हो जाता है, यानी दिन और रात की जो अवधि है वो 5 घंटे का अंतर पड़ जाता है उस अवधि में। यानी यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है इसके साथ वाला जो क्षेत्र है, यानी लगभग ये क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, दिन और रात की जो अवधि है उसमें कुछ खास ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। 45 मिनट का ही अंतर हमें देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे, ये जो अंतर है, ये दिन रात की जो अवधि है उसमें बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और ये परिवर्तन कितना हो जाता है, 5 घंटे का, यानी दिन और रात की जो अवधि में अंतर है वो 5 घंटे हो जाता है। सूर्य ताप प्राप्ति की अवधि में अंतर के कारण भारत के जो दक्षिण भाग है वहाँ वार्षिक तापांतर कम रहता है, और उत्तर की ओर क्या है, जो वार्षिक तापांतर है वो निरंतर बढ़ता रहता है। वार्षिक तापांतर का अर्थ क्या है, हम वार्षिक तापांतर कैसे निकालते हैं, जो सबसे गर्म महीना है और जो सबसे ठंडा महीना है, यानी हम लगभग जो तापमान का जो मेजरमेंट करते हैं हम वर्ष का, वो 2 महीने लेते हैं मेन। एक तो जनवरी, जो सबसे ठंडा महीना हम लेकर उसके तापमान को देखते हैं, और दूसरा है जो जुलाई, जो हम सबसे गर्म महीना मानते हैं। तो इस अवधि में क्या जो परिवर्तन आता है वो कुछ खास नहीं है दक्षिण भाग में। यहाँ आप देखोगे, जैसे अगर हम बात करें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या है, जो गर्मी और सर्दी के तापमान में कुछ खास फर्क देखने को हमें नहीं मिलता। वहाँ पूरा साल लगभग क्या है, एक जैसा ही तापमान हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ दिन और रात का क्या है, जो गर्मी और सर्दी का जो तापमान है उसमें हमें बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें हरियाणा की, तो आप देखते हो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो ये जो अंतर है तापमान का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है, उत्तर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वार्षिक तापांतर बढ़ेगा। और दक्षिण जो भाग है वहाँ पर क्या है, लगभग क्या है, एक जैसा तापमान रहता है पूरे साल। वहाँ वार्षिक तापांतर में कुछ खास ज़्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। भारत का जो देशांतर विस्तार है वो भी लगभग 30 डिग्री है। उसका क्या परिणाम होगा, तो आपको पता ही है, जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और जो इसलिए क्या है, पृथ्वी का जो पूर्वी भाग है वो पश्चिमी भाग की अपेक्षा सूर्य के सामने पहले आता है। तो इसलिए क्या, सूर्य भारत में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है। जैसे अरुण प्लस आंचल, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है सबसे पहले सूर्य यहीं उदय होता है। और अगर हम बात करें तो भारत का जो देशांतर विस्तार है वो 30 डिग्री का है। तो और सबसे लास्ट में जो सूर्य है वो कहाँ पर जो किरणें पहुँचेगी, वो भारत का जो पश्चिमी भाग है, यानी सौराष्ट्र है, वहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे लास्ट में जो पहुँचती है। और उसी की वजह से क्या है, वहाँ सूर्य 2 घंटे बाद पहुँचता है। क्यों 2 घंटे बाद पहुँचता है, क्योंकि क्या है, एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। यानी सूर्य की किरणों को एक देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो भारत का क्या देशांतर विस्तार कितना है, 30 डिग्री, आपको पता है। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट लगेंगे, यानी 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन हमारे पूरे भारत में क्या है, जो समय घड़ी है वो एक ही समय दिखाती है। वो समय घड़ी एक कैसा दिखाती है, क्योंकि हम अपना जो टाइम है, भारत का जो टाइम है वो कितने डिग्री पर नोट करते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर हम अपना समय नोट करते हैं। और यही हमारे क्या है, यहीं से ही हमारी क्या है, जो टाइम है वो लगभग क्या है, पूरे भारत में एक जैसा ही दिखाया जाता है, इसी देशांतर की वजह से।
भारत का अगर हम बात करें, सबसे पहले जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में क्या है उदय होगा। और अगर हम बात करें देशांतर विस्तार की, तो आपको पता ही है 30 डिग्री हमारा भारत का देशांतर विस्तार है। तो सूर्य किरणों को यहाँ तक पहुँचने में लगभग क्या है 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे क्यों लग जाते हैं? क्योंकि जो अंतर है वो 30 डिग्री का। 1 डिग्री को पार करने में जब 4 मिनट लग रहा है, तो 30 डिग्री पार करने में कितना मिनट लगेगा? 120 मिनट, यानी 2 घंटे। और भारत का जो समय है वो इस लाइन के द्वारा, यानी जो 82.5 डिग्री की जो लाइन है इसके द्वारा क्या है इसे भारत का क्या समय नोट किया जाता है।